हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जो 12th क्लास है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी दोनों बुक्स में से। दोनों बुक्स, जो हमारी पहली बुक है और दूसरी जो बुक है, दोनों की कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी को एक ही टर्म वन के सिलेबस के जो पूरी वीडियो के अंदर ये कवर करने की कोशिश की है कि आपका टर्म वन का जो भी सिलेबस है वो इसी वीडियो में कवर हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। एग्ज़ाम टाइम होगा आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फ़ायदा पहुँचेगा। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो हमारा जिसमें पहला जो चैप्टर आएगा, सबसे पहले जो चैप्टर हमारा है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले बेसिक्स का समझ लेते हैं थोड़ा सा कि दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला। ठीक है, और उस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बटी थी। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो उनके बीच जो विभाजित व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था को हम दो ध्रुवीयता के नाम से जानते हैं। और भी थोड़ी बेसिक बात है, जो अमेरिका था वो पूंजीवादी व्यवस्था अपनाता था और सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, नाटो सैन्य संगठन इसका था अमेरिका का, और इसके अगेंस्ट पे क्या बनाया था इन्होंने, वार्सा पैक्ट बनाया था। यहाँ पे एक और बात है कि भाई नाटो का जो निर्माण था वो 1949 में होता है, जबकि जो वार्सा पैक्ट है वो कितने होते हैं भैया, 1955 में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अमेरिका मुखिया था इसमें, इस वाले गुट के अंदर, और यहाँ पे मुखिया कौन था, रूस था। इधर 12 सदस्य देश थे, इधर 15 सदस्य देश थे। इसको हम पश्चिमी खेमा कहते हैं, इसको हम पूर्वी खेमा कहते हैं। तो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का। थोड़ा और समझते हैं इसमें जो मेन डेट्स हैं हमारी, कि 1914 से लेकर 1918 तक हमारा पहला वर्ल्ड वॉर चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 45 तक चला था, और उसके बाद 1945 से 1990 तक शीत युद्ध। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, उसी वजह से सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। 1980 में हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। एंड 25 नवंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन ऑफिशियली हो जाता है। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है। 1951 से लेकर 2001 तक मध्य एशिया में तनावपूर्ण स्थिति रहती है, और 1991 से 2001 तक ताजिकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई इस चैप्टर की। ठीक है, बर्लिन की दीवार के विषय में थोड़ा जानना जरूरी, चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो बर्लिन की दीवार है पूंजीवादी दुनिया को समाजवादी दुनिया से अलग करने के लिए बनाई गई थी, जिससे जो जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वो दो हिस्सों में बटी, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन अलग हो गई। इस दीवार को 1961 में बनाया गया था। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर के आसपास थी। ठीक है, अधिक थी मानी जा रही है, और लगभग 28 सालों तक बनी रही, और आखिरकार 1989 में 1989 के अंदर 9 नवंबर को इसको गिरा दिया गया, और इस प्रकार से जर्मनी एकीकृत हो जाता है। तो ये हो गया बर्लिन की दीवार के बारे में। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 2, 3, 4 नंबर के हिसाब से भी आ जाता है। तो क्या क्या विशेषता थी, विशेषता कुछ इस प्रकार से है। पहला था इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। सोवियत संघ में एक ही पार्टी चलती थी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, और जितना नियंत्रण था, जितनी संस्थाएं थी, उन सभी पर नियंत्रण किसका था, इसी पार्टी का नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली में संपत्ति, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी यहाँ की संस्थाएं थी, जितने भी हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें जो संपत्ति के तौर पे होती सरकार की, उस सरकार का नियंत्रण था, मतलब राज्य का नियंत्रण था। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल आदि शामिल हुआ करता था। सोवियत संघ का जो जीडीपी है, डोमेस्टिक जीडीपी, वो भी उपभोक्ता को लेकर के बहुत उन्नत था। सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। अमेरिका के बाद इसकी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया में सबसे विकसित मानी जाती थी। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें जो मुख्य नेता, इनका नाम बार बार लिया जाता है, मिखाइल गोर्बाचेव का। इनकी नीतियों के तहत कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोवियत संघ का विघटन का कारण भी माना जाता है। 1985 में ये सोवियत संघ की शासन व्यवस्था संभालने आए थे। उसको सुधारने के लिए उन्होंने कुछ अपने क्या दिए थे, कुछ नीतियाँ दी थी। इसमें से पहला एक त्वरण है, आपकी पुस्तक में वाला नहीं है, लेकिन बाकी जो है पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तनोस्त आपकी पुस्तक में दिया गया है। त्वरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की वृद्धि करना लगातार। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है, पुनर्गठन करना, और ग्लास्तनोस्त का मतलब होता है खुलापन। तो इस प्रकार की ये 3 नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं सोवियत संघ बिखरा। थोड़ी सी कहानी ढंग से समझने के लिए थोड़ा सा आप समझिए इसको क्या है। देखो, जब ये आए 1985 के अंदर, तो उन्होंने पहले ग्लास्तनोस्त बोला कि हम आपको खुलापन देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सोवियत संघ पे एक ही पार्टी का शासन था, लोग परेशान थे थोड़े से। तो कहा कि थोड़ा सा हमें खुलापन देंगे, उसको फिर नए तरीके से गठित किया जाएगा, पुनर्गठित किया जाएगा। तो जब देशों को ये पता चला कि भैया देखो हमें आज़ादी मिल रही है थोड़ी बहुत ही सही,
जैसे ये ढील मिली प्रशासन की उन्हें, तो इन्होंने अलग राज्य की मांग करने लगे और इस प्रकार से जो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के, वो यहाँ पे टूट जाते हैं। कब? 1991 आते आते। ठीक है जी। अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके कारण 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या कारण थे जिससे सोवियत संघ का पतन हुआ, विघटन हुआ? ठीक है, ये टूट गया। तो पहली चीज़ है कि जो सरकार थी, राज्य थी, वो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। मतलब नागरिक की उम्मीद थी सरकार से कि हमारे लिए सरकार अच्छे काम करे, कुछ बेहतरी करे। तो अब देखा ऐसा जा रहा था कि सरकार ये काम करने में सफल नहीं हो पा रही है। सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा था। जो ब्यूरोक्रेट थे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो विभाग के होते, सरकारी लोग होते, उन पर क्या था, नौकरशाही का दबदबा ज़्यादा बना हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी थी, उसने अपना अंकुश बना के रखा था, अपना दबदबा बना रखा था पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, पूरे सोवियत संघ में। गोर्बाचेव ने जो सुधार करने की कोशिश की, इसमें ग्लास्तानोस पेरेस्ट्रोइका आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम से गतिरुद्ध हो गई थी। उपभोक्ता वस्तु, जो डेली यूज़ की चीज़ है, उनकी कमी होने लगी। वहाँ राजनीतिक जो आर्थिक संस्थाएं हैं अंदर से कमज़ोर हो गई और इस वजह से वो काम नहीं कर पाए और जो लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। संसाधनों का ज़्यादातर हिस्सा परमाणु हथियारों व सेना पर खर्च किया जा रहा था और नागरिकों को ये पता चल गया कि सोवियत संघ क्या है, अमेरिका से कहीं बहुत ज़्यादा पीछे। इसके अलावा जो यहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाएं थी लोगों के अंदर, वो बाहर आने लगी। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जो शासन था काफ़ी गतिरुद्ध हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि शासन क्या था, केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत कहने का मतलब है जितने भी कामकाज है वो सब एक ही पार्टी के इर्द गिर्द होते हैं। एक पार्टी है जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी के आसपास ही सारे कामकाज हो रहे थे। तो इसका मतलब है सत्ता एक ही हाथ में केंद्रीकृत है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे मेन बात है, इसमें जो मुखिया था, वो मुखिया कौन था? रूस था। मतलब रूस के अलावा किसी दूसरे देश को कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं थे। मतलब चलती किसकी थी? मात्र रूस की। इस वजह से बाकी देशों को लगता था कि उनकी बातें यहाँ पर नहीं सुनी जाती। तो ये कारण भी बनते हैं हमारे किसके? सोवियत संघ के विघटन के। आगे चलते हैं। आगे सोवियत प्रणाली जब समाप्त हो गई, मतलब सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो उसके क्या परिणाम सामने आए? देखो, सोवियत संघ से जब सोवियत संघ था तो अमेरिका और उसकी क्या थे, आपस में शीत युद्ध चल रहा था। तो जैसे सोवियत संघ समाप्त हुआ तो शीत युद्ध समाप्त हो गया, है ना। दूसरा है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रहा था, तो एक महाशक्ति हट गई दुनिया में से, एक ही बची, वो थी अमेरिका। अब इस समय में क्या चल रहा है कि मैं हथियार बनाऊं, मैं हथियार बनाऊं, ऐसे होड़ लग रही थी। अमेरिका भी हथियार बना रहा था, सोवियत संघ भी बना रहा था। क्यों? आपस में लड़ेंगे। लेकिन मान लो एक सोवियत संघ हट गया तो दूसरी अपने आप ही क्या होगी, वहाँ पे जो समस्या थी हथियारों की होड़ वाली, वो समस्या समाप्त हो जाती है। दुनिया भर में सोवियत संघ से अलग होकर के 15 नए देश आ गए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने लगी। क्यों? समाजवाद का कहीं ना कहीं यहाँ पे पतन हो गया। देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो नए देश वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने लगे। एंड उसी के बाद भारत में भी क्या, उसी समय पे एलपीजी अपनाई गई थी। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ को जो भी अधिकार थे, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ करी थी, यूएनओ के अंदर जो सीट है उसकी, वो सब किसको प्राप्त हो गई? रूस को। दुनिया में कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा का अंत होता दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमारी सोवियत संघ के विघटन के बाद, मतलब सोवियत संघ के अंत के बाद हमें दिखाई देती हैं। आगे और चलते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चैप्टर से, वो है पहली दुनिया। पहली दुनिया किसे कहते हैं? वो सभी देश जो पूंजीवाद का समर्थन करते थे, अमेरिका के सदस्य थे, उसे हम पहली दुनिया कहते हैं। दूसरी दुनिया ऐसे देश जो समाजवाद का समर्थन करते थे, वो पूर्वी खेमे में शामिल थे, इसे हम क्या बोलते हैं? दूसरी दुनिया। एक वर्ड है CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। इसकी फुल फॉर्म है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो राज्य सोवियत संघ से अलग हुआ, उसने क्या किया? CIS को ज्वाइन करा था। ठीक है जी। इसके अलावा नाटो के विषय में बता चुके हैं। ये अमेरिका का सैन्य संगठन था। 12 देश थे इसमें। कितने देश थे? 12 देश थे। इसका निर्माण 1949 में हुआ था। किसमें? इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से में 31 के आसपास सदस्य हैं। आगे चलते हैं। साम्यवादी शासन के अंदर शोक थेरेपी था क्या? शोक थेरेपी बेसिकली बताया गया कि जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके जो देश थे उनको क्या बना रहा था? पूंजीवादी बनाया जा रहा था। तो समाजवादी देशों को पूंजीवाद की तरफ ले जाने की जो एक प्रक्रिया थी, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने एक मॉडल बनाया और इसी मॉडल का नाम क्या दिया गया? शोक थेरेपी। वैसे शोक थेरेपी का जो मीनिंग होता है वो होता है आघात पहुंचा करके इलाज करना। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जो मध्य यूरोस था, मध्य रूस था, यह रूस मध्य एशिया की गणराज्य वो पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। ये मॉडल किसने दिया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया था। लेकिन ये मॉडल सफल नहीं हुआ और इस वजह से वहाँ की स्थिति और भी खराब होगी जिन देशों में ये लागू किया जा रहा था।
क्या क्या खास बातें थी इस मॉडल के अंदर, शोक थेरेपी के अंदर? पहली चीज़ है, इसमें निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया, जबकि सोवियत संघ में राज्य का स्वामित्व था। इस मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया कि व्यापार में कोई ज़्यादा बाधाएं नहीं होनी चाहिए। राज्य की संपदा का निजीकरण, जो शक्तियाँ, जो राज्य, जो संपदा, जो संपत्ति राज्य के अधीन थी उसको प्राइवेट कर दिया गया। सामूहिक फार्म की जगह अब निजी फार्मिंग की गई। पहले वहाँ के लोग किसानी मिलजुल के करते थे, लेकिन अब व्यक्ति निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अपनी खेतीबाड़ी करेगा। इसे बोलते हैं निजी फार्मिंग। मुद्राओं की आपस में अदला बदली होने लगी। एक देश दूसरे देश की मुद्रा प्रयोग कर सकता था। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ना, इस यहाँ पे जो भी देश ज्वाइन कर रहा था शॉक थेरेपी को, इसका मतलब था, और इसमें मुख्य तौर पर जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसका ज़्यादा दबदबा था। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें मुख्य रूप से अपनाई जाती थी। आगे चलें, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे? क्या शॉक थेरेपी सफल रही, नहीं रही? खैर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि शॉक थेरेपी इस समय क्या थी, सफल नहीं हुई। ये आनंद लोक तक लोगों को नहीं ले जा पाई। मतलब कि जो उसने वादा किया था कि भाई साम्यवादी देशों को पूंजीवादी की तरफ लेके जाना है, लेकिन ये लोगों को आनंद लोक तक ले जाने में असफल रही। अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई। जो देश इसे अपना रहे थे, कि देखो आप जब नई व्यवस्था अपनाते हो और वो सफल नहीं होती तो आपकी पुरानी व्यवस्था भी खत्म हो जाती है। रूस की औद्योगिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई। मतलब वहाँ के जो उद्योग धंधे थे पूरी तरह चौपट हो गए। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचना पड़ा। ठीक है, और इसे विश्व की सबसे बड़ी गरासल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नागरिक जो थे वहाँ के अपने अधिकार पत्रों को कालाबाजारियों के हाथों में बेच दिया। कालाबाजारी जो लोग थे, मतलब ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई इस समय। जो रूस की मुद्रा जिसका नाम रूबल था वो अत्यधिक, उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, जिससे लोगों की जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। सामूहिक खेती की प्रणाली व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से खाने पीने की कमी भी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसके अलावा जो समाज सुधार की जो पुरानी व्यवस्था थी समाज कल्याण के लिए, वो नष्ट हो चुकी थी। क्यों? नए नई व्यवस्था में आना चाहते थे लोग। इसके अलावा वहाँ पे एक नए नए माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिसने कई देशों में अपना आर्थिक नियंत्रण जमा लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही थी। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट वाले पेज पे, जो हमारा है पूर्व साम्यवादी देश और भारत में कैसे संबंध थे। जो पूर्व साम्यवादी देश है, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, उसके संबंध अच्छे थे। भले भारत गुटनिरपेक्ष नीति का अपनाता रहा हो। रूस के साथ अच्छे, खासकर रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। भारतीय फिल्में रूस और पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश राज्यों में देखी जाती थी। अगर पूछा जाए कौन से देशों में देखी जाती थी, तो रूस और उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता था। आज भी अमिताभ बच्चन वहाँ फेमस हैं। पहले थे राज कपूर साहब, और आज के समय में अमिताभ बच्चन साहब को देखा जाता है। दोनों ही देश दो ध्रुवीय, बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं दुनिया में एक ही महाशक्ति ना हो, कई सारे देश क्या है पावरफुल रहें। दोनों देश सहअस्तित्व की भावना, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को वार्ता के माध्यम से हल और यूएनओ को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। दोनों ही देश, कौन कौन? रशिया भी और भारत भी। ठीक है, 2001 और 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा अब बात करें, भारत रूसी हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश। रूस से सबसे ज़्यादा हथियार लेने में उसका दूसरा नंबर है। भारत में रूस से तेल का आयात भी होता है, भारत से तेल भी खरीदता है। भारत तेल खरीदता है रूस से। भारत में परमाणु की योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद मिलती रहती है। भारत और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत और रूस में वैज्ञानिक परियोजनाओं के हिस्सेदार है दोनों ही। भारत और रूस दोनों ही वैज्ञानिक परियोजनाओं के क्या है? साझेदार, मतलब पार्टनर्स है। ठीक है, ये प्रमुख नेता का याद हमें होगा। इससे बहुत सारे नेता, बेसिकली चैप्टर का वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिकली मिखाइल गोर्बाचेव का नाम याद रखना होगा, क्योंकि ये सोवियत संघ के क्या है अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा चैप्टर 2 आ गया। चैप्टर 2 हमारा बेसिकली ये, अगर ये आपको ये कवर पेज दिख रहा होगा, ये अलग कवर पेज, इसका वीडियो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके कार्टून वगैरह भी इसके चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए हैं। आगे देखते हैं जल्दी से। हमारे इसमें जो मेन टॉपिक थे इस चैप्टर में, पहली चीज़ है इसमें सोवियत जो यूरोपीय यूनियन है उसका निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1993 में। खैर आपकी बुक में 1992 लिखा है, आपको 1992 ही टिक करके आना। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है, तो आपके किस एनसीईआरटी के हिसाब से, किताब के हिसाब से, पुस्तक के हिसाब से 1992 ही बनना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, लेकिन वास्तविक इसकी जो डेट है 1 नवंबर 1993 है। मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था। दूसरी बात है, 8 अगस्त 1967 के अंदर जो हमारा आसियान नाम का संगठन है, जिसकी स्थापना 5 देशों ने करी थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद इन्होंने क्या किया? आसियान की स्थापना करी। मैं 5 देश रिपीट कर रहा हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश हैं जिन्होंने आसियान की स्थापना करी थी।
अब चीन के बारे में आ जाते हैं। 1978 में तत्कालीन जो नेता थे देंग शाओपिंग ने वहाँ पे खुले द्वार की नीति अपनाई थी। 1982 में खेती को प्राइवेट कर दिया गया था चीन में। 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया गया था। 2017 में जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया में तीसरे नंबर पर थी। 1960 से 80 के दशक में जापान जापान का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, हान नदी का चमत्कार कहते हैं। एक और टॉपिक जो आपको लास्ट में पढ़ा होगा चैप्टर में आपने, ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? BRICS, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये दुनिया की 5 विकासशील अर्थव्यवस्था जो तेज़ी से दुनिया में आगे बढ़ रही है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 में। कब? 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी, ब्रिक्स की। और बेसिकली ये 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की जो विकासशील है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आगे देखें, यूरोपीय संघ क्यों बनाया गया, इसके उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, देखो कोई भी संगठन, कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन बनता है तो उससे हम क्या कहते हैं भाई, उसके उद्देश्य कुछ कॉमन होते हैं। पहली चीज़ है शांति स्थापित करना, साझी सुरक्षा व विदेश नीति बनाना, ये यूरोपीय संघ की खास बात है। दूसरी है आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करना, एक समान मुद्रा को जारी करना, वीज़ा मुक्त आवागमन, व्यक्तियों और वस्तुओं और पूंजी का आवागमन। यूरोप सदस्य देशों की कृषि और उद्योग धंधे का विकास करना चाहता है। यूरोपीय संघ यूरोप के जितने भी सदस्य देश हैं उनके कृषि और उद्योग धंधों का विस्तार करना चाहता है। और सर्वोपरि हमारा यहाँ पे क्या है, आपका पर्यावरण। हर एक देश ये चाहता है वहाँ का पर्यावरण स्तर काफ़ी सुधरा रहे, ठीक है। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं किसके, यूरोपीय संघ के। हमारे आगे देखें कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाली जो विशेषताएं वो क्या है। पहली चीज़ है 2005 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे एक थी, इसका जीडीपी दुनिया में सबसे एक था, अमेरिका से भी ज़्यादा। 2016 में ये नंबर 2 पे अर्थव्यवस्था थी, इसकी जीडीपी में 17,000 अरब ट्रिलियन ऐसा कुछ कहा जाता है। इसका था 17,000 अरब डॉलर का इसका जीडीपी था, लगभग अमेरिका के बराबर था। दूसरे नंबर पे इसकी जो मुद्रा है यूरो आज के समय में अमेरिका के प्रभुत्व के लिए खतरा बनती जा रही है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना है। क्यों भाई? कि इसमें 28 देश के आसपास कितने, लगभग 28 के आसपास देश इसमें शामिल है, तो अमेरिका को पीछे छोड़ते हैं। इसकी आर्थिक शक्ति यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी काफ़ी अधिक है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? इसके बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, ऐसी चीज़ें बताइए जो ये बताता है कि यूरोपीय संघ में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, मतलब उसके कमज़ोर संगठन है, कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं, वो बताइए आप। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है इसके जो सदस्य देश है उनकी विदेश नीति, रक्षा नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। मतलब कई बार दो देशों में विदेश नीति को लेकर के आपस में बनती नहीं है। जैसे एक बार इराक में हमला हुआ था तो जर्मनी और फ्रांस दोनों ही ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हो गए थे, ठीक है। यूरोप संघ के कई सदस्य अमेरिकी गठबंधन में है। मतलब देखो, यूरोप में भी, यूरोपीय संघ में भी शामिल है और अमेरिकी गठबंधन जिसे हम नाटो कहते हैं उसमें भी ये शामिल है। तो दो नाव में पैर रखने वाली बात है कि दो जगह इसके सदस्य शामिल है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता है, नाराज़गी चलती है। इसमें नाम लिया गया डेनमार्क और स्वीडन का। अगर नाम पूछा जाए आपसे तो ये देश है बेसिकली, इन्होंने मास्ट्रिच संधि जिसमें साझी यूरोपीय मुद्रा और साझी बातों की जाती है कि साझा जो विदेश नीति जैसी चीज़ें हों उनको लेकर काफ़ी मनमुटाव चलता है और विशेषकर ये लोग मुद्रा यूरो को मानने का विरोध करते हैं। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी एग्जाम में आ भी सकती है, कि मैप में भी आती है कई बार, ये कि उस देश का नाम बताइए जिसने यूरोपीय संघ को छोड़ा है। तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ को 2016 में जनमत संग्रह द्वारा छोड़ा है। बेसिकली ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसे देखेंगे तो 2020 दिखाया गया है आपको, ठीक है। आपको खैर इससे कुछ नहीं करना है, इस वाली डेट से आपको अपनी पुस्तक फॉलो करनी है, 2016 के हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये प्रकट करती हैं कि यूरोपीय संघ में कुछ कमजोरियां अभी भी बरकरार हैं। आगे चलते हैं, आसियान। आसियान जो हमारा नया टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। तो आसियान के संस्थापक देशों को याद करने के लिए आपको ट्रिक दी गई थी, आई एम फिस्ट। क्या? आई एम फिस्ट। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एफ आई से फिलीपींस, एस से सिंगापुर, टी से थाईलैंड, ठीक है। ये तो संस्थापक देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन आसियान में बाद में नए सदस्य देश भी आए थे, जिसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये इसके नए सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं, हमारी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। वो चीज़ है आसियान के मुख्य जो 3 स्तंभ है। आसियान के मुख्य जो 3 स्तंभ है उसमें सबसे पहली चीज़ है आपका आसियान सुरक्षा समुदाय।
देखो नाम है सुरक्षा, तो सुरक्षा का काम करेगा भाई, क्षेत्रीय सुरक्षा, इससे जो सैनिक मसले हैं उस चीज़ पे क्या करना भैया, उस पर जोर देना, ताकि टकराव स्थिति पैदा ना हो देशों के बीच। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, देखो ये व्यापार की बात करेगा कि यहाँ पे तेज़ी से आर्थिक विकास हो, साझा बाजार सामने आए, ठीक है। तो ये इसका कार्य हो गया। आर्थिक और सामाजिक संगठन के अंदर देखो कि भाई हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक तालमेल बना रहे, हमारे बीच अगर झगड़ा होने वाला है तो झगड़ा ना होकर के हम उस चीज़ को बातचीत के माध्यम से सुलझा लें। तो ये हमारे 3 मुख्य क्या हैं, स्तंभ है किसके, आसियान के। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो पहली चीज़ जो विजन में रखा गया था वो था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी जाए। बहुमुखी मतलब मल्टीटास्किंग, मतलब आसियान के अंदर जितने भी कार्य हैं उनको मल्टीपल लेवल पे काम किया जाएगा, मतलब व्यापार पे भी ध्यान दिया जाए, आर्थिक सांस्कृतिक चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए, सहयोग पर भी ध्यान दिया जाए, शांति स्थापना पर। इसे कहते हैं बहुमुखी भूमिका, ठीक है। टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी तरकीब के माध्यम से आसियान ने कंबोडिया, मतलब इसी तरकीब जो ये है ना कि बातचीत के माध्यम से बात की जाए, तो कंबोडिया से टकराव को समाप्त किया एंड पूर्वी तिमोर के संकट को भी इसने संभाला, और पूर्वी एशियाई जो सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठकें आयोजित की। मतलब 1919 के अंदर 1999 के अंदर उसने क्या की, लगातार बैठकें करी, जिससे क्या हो गया, सहयोग आपस में लगातार बढ़ा। सॉरी, चलिए अब बात करें इसमें आर्थिक विजन की बात करें। आसियान जो विजन, आसियान विजन में से ये वर्ड गलती से विजय हो गया यहाँ पे। आर्थिक आसियान विजन 2020 के तहत ये कहा गया, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना की जाएगी। ये बाद में जो स्तंभ जो इसके बने थे, इस वाले पेज पे आपने देखा कि ये 3 स्तंभ पहले नहीं थे, बाद में बनाने की बात की जा रही थी 2020 में। खैर अब तो 2024 के आगे आ चुके हैं हम लोग, 2024 में चल रहे हैं। इसके बाद और भी क्या बदलाव आएंगे, तो मुख्य बातें देखिए, अगर इसमें बात करें तो 1 2 3 4 पॉइंट आपके बनते हैं। आप उसको ढंग से पढ़ें, रिकॉल करें, रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पेज पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए, मतलब चीनी अर्थव्यवस्था ने कैसे तरक्की करी, उसके लिए कारण बताइए। देखो पहली चीज़ है, 1979 से पहले बता दूं मैं, जो अमेरिका था वो क्या सा था भैया, पूरी कम्युनिज्म को मानता था, ठीक है। तो लेकिन जब 1972 आते आते इसने अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर इसे 72 तक आते आते अपनी राजनीतिक आर्थिक स्थिति किसके साथ जोड़ ली, अपनी अमेरिका के साथ, मतलब अपना एकांतवास समाप्त कर दिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू में भी आया हुआ है कि चीन ने 1972 में किसके साथ अपना एकांतवास खत्म किया, तो वो देश था अमेरिका। 1973 में जो वहाँ के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चाउ एन लाई, ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा और आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव सामने रखे। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि भैया चाइना ने खुले द्वार की नीति कब बनाई, तो 1978 में वहाँ के नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार, मतलब खुले द्वार की नीति की घोषणा करी। एंड 1982 में यहाँ का निजीकरण कर दिया गया, किसका, खेतीबाड़ी का। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं। 1998 में इसने उद्योगों का निजीकरण कर लिया, और इसके अलावा चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर उत्पादन की सभी चीज़ों को एक ही स्थान पे अरेंज किया जाता है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, और इस तरह से दूसरे देशों के लिए अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया। मतलब कि देखो 2001 में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने के लिए ये तेज़ी से बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ता जा रहा है। आज ऐसा माना जा रहा है इसकी आर्थिक स्थिति तेज़ी से तरक्की कर रही है, और 2040 तक ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी बातें, भारत और चीन के बीच कैसे संबंध रहे देख लेते हैं। पहली चीज़ 1962 का आक्रमण, भारत और चीन युद्ध हुआ था, चीन ने आक्रमण किया था भारत पर। चीन का अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों तथा अक्साई चीन पर दावे से सीमा पर सैनिक विवाद पैदा हुआ, मतलब यहाँ पे मतलब आपस में तनाव पैदा हुआ चीन और भारत के बीच, किसको, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और अक्साई चीन को लेकर के। चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया, तब भारत ने तिब्बत के जो गुरु थे दलाई लामा को भारत में शरण दी थी, ठीक है। सामान्य व्यक्तियों की यात्रा से संबंधों में सुधार किया गया। तो ये 4 बातें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है, चीन और भारत के संबंध को लेकर के। अब चलते हैं आगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखो भैया, यूरोपीय संघ की तरह इसका भी एक कॉमन क्या होना चाहिए, अपना झंडा हो, राष्ट्रगान हो, मुद्रा हो, स्थापना दिवस हो, तो इससे और मजबूत आसियान संगठन हो सकता है।
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीडीपी में वृद्धि करनी पड़ेगी। किसको? आसियान को। व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा, सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल स्थापित करना पड़ेगा और यूरोपीय संघ की तरह यूएनओ की गतिविधियों में भी से भाग लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आसियान को और मजबूत बनाया जा सकता है। चलते हैं आगे। देखिए क्या है इसमें, जो कार्टून आए थे चैप्टर में से चीनी साइकिल को लेकर के। इसमें चीनी साइकिल दिख रही होगी आपको साइड पे। तो बेसिकली है क्या चीज़ है, कार्टून से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की व्यवस्था को दिखाता है। तो साफ साफ पता चल रहा है ये चीनी अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। ठीक है। 1972 में चीन ने किस देश के साथ अपने एकांतवास समाप्त किया और राजनीतिक आर्थिक संबंध स्थापित किए। तो अमेरिका बताया गया था आपको अभी। इससे अलावा इसमें अगला पहिया और पिछला पहिया किस बात को दिखाता है। देखो अगला पहिया दिखाता है वहाँ के पार्टी व्यवस्था को, वहाँ का जो कम्युनिज्म का पहिया साम्यवाद को दिखाता है। ठीक है। और जो पीछे का पहिया और डॉलर को दिखाता है, जो अमेरिका के साथ संबंध की बात करता है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध स्थापित हो रहे हैं, डॉलर कमा रहा है चाइना। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं दिखाती हैं किसके साथ, चाइनीज साइकिल को किस तरीके से वो साम्यवाद और पूंजीवाद में तालमेल स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कि शुरुआत में चाइना क्या था, साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, लेकिन समय के साथ साथ इसने क्या किया, अपनी व्यवस्था को खोला और इसने अमेरिका की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया और ये पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ झुक गया ज़्यादा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरे चैप्टर का आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसमें मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट चैप्टर और वो आपको मिल जाएगा। तो लिंक भैया देखो, कंप्लीट सारी चीज़ें वहाँ डिटेल स्टडीज है। यहाँ पे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जल्दी जल्दी, ताकि आपके एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाए। अगर नहीं भी आपके पास टाइम तो ये वीडियो जरूर पूरा देखें, तो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आपको ये तैयारी उसकी कराई जा रही है। तो भाई देखो, दक्षिण एशिया टॉपिक हमारा क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका मुख्य तौर पर क्या है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। बात चल रही 2005 में अफगानिस्तान को उसमें शामिल की गया। म्यांमार की बात चल रही है, म्यांमार को उसमें क्या किया जाएगा भैया, शामिल किया जा सकता है, ये बात चल रही है। बेसिकली हम बात करें भौगोलिक स्थिति की दक्षिण एशिया की, तो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके अलावा नीचे और दो चीज़ें हैं कि पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, सॉरी पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो चारों तरफ से भौगोलिक स्थिति इसकी मजबूत दिखाई देती है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये एरिया ये। आगे थोड़ा सा और चलते हैं हमारा, कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इस दक्षिण एशिया को संवेदनशील इलाका बनाती हैं। मतलब सीधा प्रश्न ये है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका तो ये, दूसरा है दक्षिण एशिया के बीच किन चीज़ों को लेकर विवाद चलता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्षेत्रीय संघर्ष देखने को मिलता है। कैसा क्षेत्रीय संघर्ष, इसमें सीमा विवाद भी हो सकता है, नदी के पानी को लेकर विवाद भी हो सकता है, जातीय संघर्ष भी हो सकता है, ये आपस में दुश्मनी कटुता चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखती हैं। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जो संसाधन है, जैसे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच रणकच्छ जो इलाका है उसको लेकर के काफ़ी झगड़ा रहता है। सियाचिन ग्लेशियर हो गया, अक्षय चीन वगैरह हो गया, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद चलता है। तो ये संसाधनों को लेकर भी काफ़ी इसमें झगड़े रहते हैं, तो इसलिए इसको हम संवेदनशील इलाका मानते हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान का प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन स्थायी ना हो पाने के क्या क्या कारण है आपके सामने। तो पहली चीज़ है यहाँ पे जो सेना है, धर्मगुरु और भूस्वामी इनका ज़्यादा चलती है, इनका दबदबा ज़्यादा है, तो वो सेना पे ज़्यादा विश्वास करती है। भारत के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहते, तो पाकिस्तान को लगता है कि भैया सेना रहेगी तो युद्ध करेगी, लोग रहेंगे कहाँ युद्ध करेंगे, तो उनको सेना को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यहाँ का राजनीतिक दल भ्रष्ट है, अगर राजनीतिक दल भ्रष्ट है तो वो आतंकवादियों से मिलकर के हथियार बेच देगा, तो इसलिए क्या है यहाँ पे सेना को ज़्यादा भरोसा किया जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए कोई खास समर्थन नहीं है। देखो किसी देश में ना व्यवस्थाएं समर्थन से चलती हैं, सहयोग से चलती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में लोकतंत्र को कोई खास समर्थन प्राप्त नहीं। मुख्य तौर पर जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यहाँ पे सैनिक के शासन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि देखो एटॉमिक बम है पाकिस्तान के पास, इन देशों को लगता है कि एटॉमिक बम अगर इन गलत हाथों में चला जाता है किसी भी कारण से, तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा पैदा हो जाएगा। इस वजह से अमेरिका जैसे देश यहाँ पे जाते हैं, सेना बरकरार रहे, सैनिक शासन यहाँ पे बना रहे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग इस पर, कि श्रीलंका का प्रश्न है कि जातीय संघर्ष है श्रीलंका में। आपको पता होना चाहिए श्रीलंका क्या है, अब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में जाके देखेंगे। यहाँ पे सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच संगठन में क्या चलता है भैया, जातीय संघर्ष चलता है। दोनों अपने अपने अधिकार की बात करते हैं। सिंगली वहाँ का मुख्य समुदाय है और तमिल लोग वो है जो कि बाद में वहाँ पे जाकर के बसे थे। तो वहाँ पे प्रश्न ये है भैया कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, जातीय संघर्ष के बावजूद भी क्या है यहाँ पर भैया, आर्थिक व अन्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिली है। कारण बताइए। तो कारण में देखें कि यहाँ पे बहुसंख्यक सिंगली समुदाय है और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय है, दोनों में जातीय संघर्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण बात है देश की जनसंख्या, उसने सबसे पहले देश जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया।
दक्षिण एशिया का ऐसा देश जिसने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है। दूसरा, दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उसने खोला, अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उदारीकरण किसने किया? श्रीलंका ने। श्रीलंका का जीडीपी दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। संघर्षों के बावजूद भी, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखा है। तो ये चार वो मुख्य कारण जिससे ये पता चलता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद भी तरक्की हुई है, इन कारणों से। आगे चलते हैं, हमारा है भारत और पाकिस्तान में किन किन चीज़ों को लेकर विवाद चलते हैं। तो पहली चीज़ है भारत और जो ये कश्मीर विवाद को लेकर के, शुरुआत से भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं थे। 47 से ही दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, कारण था कश्मीर। 1948 में भी कश्मीर पे पाकिस्तानी सेना ने कबीलियाओं के रूप में हमला करा था। दूसरी चीज़ है हमारे इसके सामने सिंधु जल नदी। सिंधु नदी के पानी को लेकर के विवाद था, लेकिन 1960 में इस विवाद को सुलझा दिया गया था। इसमें मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने मध्यस्थता करी थी। उस समय नेता थे नेहरू जी और अयूब खान, दोनों ने हस्ताक्षर करे। कितने भी झगड़े क्यों ना हो, संधि पर लगातार अमल जारी है। ये चीज़ ठीक ठीक तरीके से अभी भी लागू हो रही है। ये आपको रूट दिख रहा होगा किसका? सिंधु नदी का, इंडस नदी का। आगे चलते हैं, जो इसमें तीसरा जो विवाद का कारण है वो सर क्रीक लाइन। सर क्रीक लाइन कच्छ मर्शलैंड रण के अंदर एक पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित जल की 96 किलोमीटर एक पट्टी है। आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला एरिया यहाँ पे। तो ये क्या है? वो रण कच्छ का इलाका जहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों का आपस में विवाद चलता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम थोड़ा सा अगले पेज पे कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ही भारत पाकिस्तान के लिए क्या है? लड़ाई का एक कारण है। ये लगभग ज़मीन से 5,753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र इस ग्लेशियर पर अपना और पाकिस्तान के कश्मीर के पास आता ही है। भारत और चीन दोनों इस पे अपना दावा करते हैं। बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, भारत और पाकिस्तान की दोनों देशों की जो सेना के जो लोग हैं, लड़ाई से ज़्यादा मारे जाते हैं। मतलब जितने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते, उससे ज़्यादा जो सैनिक है वो सियाचिन ग्लेशियर में ठंड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से या बर्फ़ के खिसकने से क्या हो जाता है? वहाँ के लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा आतंकवाद, आपको पता है आतंकवाद तो बखूबी कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियाँ अंजाम दी जाती हैं भारत के अंदर पाकिस्तान के द्वारा। आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का मुख्य कारण है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती गई हैं। ठीक है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, हथियार देना, धन देना, ये पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, भारत के विरोध में कोई गतिविधि में कसर नहीं छोड़ता पाकिस्तान। उसकी खुफिया एजेंसी ISI नेपाल के गुप्त ठिकानों पर पूर्वोत्तर से भारत की निगरानी करता रहता है। पाकिस्तान भी आरोप लगाता है कि क्या भारत उसके बलूचिस्तान इलाके में क्या करता है? युद्धों को, समस्याओं को भड़काता है। ठीक है, एक प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। प्रश्न ये है कि भैया देखो, क्या आप चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें बताइए जो भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने के लिए हो सकती हैं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब कब हुआ है? भारत और पाकिस्तान में युद्ध कब कब हुए हैं? आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि 1947 में कैसे पहला युद्ध हुआ था, 1947-48 के बीच में दूसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1965 में तीसरा होता है भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, एंड लास्ट में होता है 1999 में कारगिल युद्ध। ठीक है, ओके। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कब करे? तो पहला जो परमाणु परीक्षण की बात करें तो 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर, लेकिन ये परीक्षण सफल नहीं हुआ। दूसरा 1998 मई में पोखरण में ही हुआ, लेकिन ये सफल हो गया और इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए। इस प्रकार से भारत परमाणु संपन्न हो जाता है 1998 के अंदर। इसी के जस्ट बाद 1998 में ही पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, कहाँ? चगाई की पहाड़ियों में, और इस प्रकार से पाकिस्तान भी क्या हो गया? परमाणु संपन्न हो जाता है 1998 में ही। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे कि भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है। तो बांग्लादेश का दिखाया गया इसमें कि बांग्लादेश के साथ पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन, 2 सहमति वाले मुद्दे और 2 विरोध वाले मुद्दे बताइए। तो बांग्लादेश और भारत दोनों ही पूर्व चलन नीति के क्या है? हिस्से। भारत और बांग्लादेश दोनों ने ही पूर्व चलन नीति का पालन किया है। 1996 में भारत पाकिस्तान के बीच फरक्का संधि को लेकर के हस्ताक्षर हुए। दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ सहमत हैं। आपदा प्रबंधन की बात हो, पर्यावरण का मुद्दा हो या व्यापार की बात हो, दोनों देश एक दूसरे का सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो ये मसले वो हैं जहाँ पे दोनों की सहमति बनती है। इसके अलावा ऐसे मसले भी जहाँ पे दोनों का विवाद है। पहली चीज़ है गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके पानी को लेकर के काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा विवाद चल रहा है। भारत की सरकार चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देता है। ठीक है, ऐसा कहना है किसका? बांग्लादेश का। भारत में अवैध आप्रवास होता है, आपको पता है, घुसपैठ होती है, शरणार्थी आते हैं भारत में बांग्लादेश से भाग भाग के। भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन किया जाता है बांग्लादेश के अंदर।
इसके अलावा जो बांग्लादेश जो प्राकृतिक गैस जो बांग्लादेश में जो प्राकृतिक गैस की बात करती है, बांग्लादेश अपने देश के द्वारा भारत को क्या नहीं देना चाहता, प्राकृतिक गैस नहीं देने को तैयार है। मतलब वहाँ से पाइपलाइन की बात चल रही थी, लेकिन वो उसने नहीं दी। इसके बाद हमारे पास जो संगठन है वो है शार्क है। शार्क क्षेत्रीय संगठन है, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 1985 में हो गई थी। 2002 में दक्षिण एशियाई ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा पर हस्ताक्षर करे और इस समझौते को 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया। इस क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंट है वो है व्यापार को बढ़ाना, मतलब इस समझौते का है अधिक से अधिक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, और ताकि एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को क्या सुधार मिल सके। मुख्य तौर पर ये जो झंडे दिखाई दे रहे हैं ये इसके सदस्य हैं शार्क के। ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं, सार्क के मुख्य सिद्धांत क्या है। सार्क के मुख्य सिद्धांत क्या है, तो जो जितने भी सदस्य देश हैं वो आंतरिक विषयों में किसी भी देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, प्रभुसत्ता, समानता, प्रादेशिक अखंडता पर ध्यान रखेंगे। कोई देश दूसरे की अखंडता, प्रभुसत्ता जैसी चीज़ों पर क्या नहीं करेगा भाई, हस्तक्षेप नहीं करेगा। सदस्य देशों को वित्तीय मदद की जाएगी संगठन के द्वारा। मुख्य तौर पर गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना मिलजुल करके किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, शार्क के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है। देखो, शार्क जो संगठन है इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों बड़े देश हैं, लेकिन दोनों देशों में अच्छे संबंध नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती दक्षेश के लिए एक मानी जा रही है। दूसरा, साफ्टा को लेकर के छोटे देशों को भारत पर आशंका। देखो, दक्षिण एशिया की अगर बात करते हैं हम, जिस यहाँ पे बात चल रही है, तो शार्क में सबसे बड़ा देश है भारत। अब जब भारत ने साफ्टा किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, तो बाकी छोटे देशों में व्यापार बढ़ेगा उसका। तो बाकी छोटे देशों को ये लगता है कि वहाँ के बाजार में भारत कब्जा ना कर ले, तो ये एक अपने आप में थोड़ी चुनौती है, प्रॉब्लम बनती है वहाँ पे। दक्षिण एशिया के देशों में आंतरिक अशांति और स्थिरता है। कोई भैया लोकतंत्र को अपनाता है, कोई किसी और व्यवस्था को अपना रहा है, तो आपस में इनकी कोई कॉमन चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें अपने आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कि हमारे जो नए चैप्टर है इसमें को है यूएन वाले, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको भी। हमारे सबसे पहली चीज़ जो प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के अंदर, खैर 3 नंबर का क्वेश्चन पॉलिटिकल में आता ही नहीं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरीके से पूछा गया है प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको। देखो, मैंने बताया कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संगठन, कोई भी क्षेत्रीय संगठन अगर बनता है तो कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। पहली चीज़, अंतर्राष्ट्रीय जो मसले होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाइए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो चाहे कोई क्षेत्रीय संगठन, ये चीज़ करेगा हमेशा। दूसरा, युद्धों को रोकने के लिए अगर आपको ये लगता है कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जाइए, बातचीत कीजिए, वो युद्ध खत्म हो सकता है। विश्व में आर्थिक विकास में सहायक होता है। दुनिया भर के जो देश हैं आर्थिक मदद के माध्यम से एक दूसरे की मदद करेंगे, तो जो भी देश विकसित है तो वो अच्छी बात है, जो विकसित नहीं है उनको विकास में मदद मिलती है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। वैश्विक तापवृद्धि जैसी जो समस्या है, ऐसा मसला है जिसमें कोई भी अकेला देश आज अकेले के दम पे उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है। तो प्रश्न हमारे सामने क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो निम्नलिखित कारणों से हम ये बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे कि जिस यूएनओ की हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर के अंदर, मेन पार्ट है यूएनओ का फुल फॉर्म है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। बेसिकली ये लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। लीग ऑफ नेशन पहले विश्व युद्ध के बाद बना था एंड यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, यूएनओ की संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत ने इसकी सदस्यता 30 अक्टूबर 1945 में ली थी। 2013 में अगर देखा जाए, 2013 में इसमें 193 सदस्य थे, और जो दक्षिणी सूडान है वो उसका अंतिम सदस्य बना था 2011 के अंदर। ठीक है, इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं यूएनओ के विषय में कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या चीज़। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ये बात क्लियर होगी। इसके जो दूसरे महासचिव थे जिनका नाम था डैंग हैमरशोल्ड, उन्होंने बताया यूएनओ के बारे में। क्या बताया कि यूएनओ भैया कोई ऐसे संगठन नहीं है जो आपको स्वर्ग ले जाएगा। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए किया गया है, ना कि सॉरी आपको स्वर्ग ले जाने के लिए बनाया गया, बल्कि इसको क्या किया, आपको नरक से बचाने के लिए। सीधी बात ये है कि जो ये संगठन है आपको स्वर्ग तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन आपको जो नरक जैसी स्थिति है, युद्ध की स्थिति, उससे बचाएगा जरूर। चर्चिल कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वो क्या कहते हैं कि सबसे बढ़िया तो ये हम हथियार से ना लड़े, बल्कि आपस में जुबान, इसके माध्यम से हमारी जो जुबान है उसके माध्यम से लड़ लेंगे,
उससे समाधान निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें कोई नुकसान भी किसी को नहीं होगा। आगे देखें, थोड़ा चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा है बीच में, उसके चारों तरफ जो जैतून की पत्तियां हैं जो कि विश्व में शांति की और संकेत करती हैं। तो ये 1 या 2 नंबर में अगर पूछा जाता है या एमसीक्यू में आ जाता है तो आप इस चीज़ को भी याद जरूर कर ले। आगे चलते हैं। हमारे पास जो मुख्य अंग है किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो कौन कौन से। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 6 मुख्य संघ की बात की जाती है। पहला आपको सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि ये है कहाँ, ये बता दें, हेग नीदरलैंड के अंदर है, आपको आगे पता चलेगा। न्यासीता परिषद एक संगठन, एक समूह था, इसका एक भाग था, इसे 1994 में समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया, आपको डिटेल वीडियो में जरूर इसके बारे में जाके देखना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो ये 6 भाग है इसके। ठीक है, हम देखते हैं सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट अंग है इसका, सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। इसमें जो सुरक्षा परिषद में दो तरह की चीज़ें हैं। पहले इसमें स्थायी सदस्य होते हैं, दूसरे अस्थायी सदस्य होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं वो इसके फिक्स है, मतलब जब से बना है तब शुरुआत में 4 थे, बाद में चीन को भी 1965 में जोड़ा गया। तो इसके जो ये सदस्य, ये मान लिया गया कि जब तक यूएनओ रहेगा तब तक ये 5 सदस्य इसके बने रहेंगे। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। देखो इसकी ट्रिक आपको लिखी गई है अरबी चीफ करके। आ से अमेरिका, रा से रशिया, बी से ब्रिटेन, ची से चीन और फा से फ्रांस। तो ये आपको याद करने की ट्रिक है अरबी चीफ। इंग्लिश में भी याद कर सकते हो फ्रेश शब्द से, फ्रांस, आर से रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। ये तो ये ट्रिक इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सुरक्षा परिषद के द्वारा हमेशा के लिए चुने गए इन सदस्यों को, कौन से, स्थायी सदस्यों को। मुख्य तौर पर इन सदस्यों में किन देशों को रखा गया है अगर बात करते हैं तो ये वो देश हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में क्या करी थी, जीता था, और ये दूसरे विश्व के बाद ज़्यादा ताकतवर देश बचे थे, उन्हीं को स्थायी सदस्यता यहाँ पर दी गई है। स्थायी सदस्य के पास एक खास अधिकारी से हम कहते हैं वीटो पावर, निषेध अधिकार। मतलब कि अगर इसमें 15 सदस्यीय जो जो इसमें सुरक्षा परिषद है उसमें से 14 सदस्य किसी मसले पर सहमत है, किंतु एक देश असहमत है जिसके पास वीटो शक्ति। इनमें से अगर कोई देश एक असहमत है तो वो अपनी वीटो शक्ति के माध्यम से उस मसले को वहाँ पे रद्द करवा सकता है। ये होती है वीटो शक्ति। आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, 10 होते हैं, और हर 2 वर्ष के बाद, हर 2 साल के बाद नए सदस्य का चुनाव किया जाता है, किंतु किसी सदस्य को पुनः दोबारा लगातार मौका नहीं दिया जाता। अस्थायी सदस्य के पास किसी प्रकार का वीटो पावर नहीं होता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होता है कि जो दुनिया में महाद्वीप है उनमें से प्रत्येक में से कम एक एक देश इसमें शामिल हो पाए। आगे बात करें सुरक्षा परिषद काम क्या करती है। सुरक्षा परिषद के काम क्या है, ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होती है। किसी मामले पे बातचीत करना और खतरे की बात होती है उस पर विचार विमर्श करना। ये किसी भी देश में सेना भेज सकती है। ठीक है, जो कोई भी देश से शिकायत करता है तो उस मसले में क्या करती है, झगड़े की शिकायत सुनती है, उस पर विचार करती है, उस पर फैसले भी ले सकती है कई बार। खैर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास भी मसले जाते हैं इसके। सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। सुरक्षा परिषद के पास सर्वोपरि बात है, उसके पास सेना होती है। ठीक है, बात की जाए सेना किसके अंडर होती है, वो सुरक्षा परिषद के हाथ में होती है। इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय भी सुरक्षा परिषद ने लिया था। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हो गया सुरक्षा परिषद की। अगर बात करें हम किस तरीके से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नए देश ले सकते हैं, तो क्या योग्यता उस देश के अंदर होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है वो देश आर्थिक ताकत होना चाहिए, आर्थिक शक्तिशाली होना चाहिए, उसकी सेना भी ताकतवर होनी चाहिए, और ऐसा देश हो जो यूएनओ के बजट में लगातार अपना योगदान देता हो, आबादी के हिसाब से एक बड़ा देश हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र की बात करे, मानवाधिकारों का सम्मान करे, ऐसे देश को ज़्यादा जल्दी स्थान मिलेगा। ऐसा देश जो अपने भौगोलिक स्थिति से, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से काफ़ी विविधतापूर्ण हो, मतलब काफ़ी उसमें डाइवर्सिटी हो, काफ़ी अलग अलग चीज़ें उसमें पाई जानी चाहिए। तो ऐसे देश को आसानी से सुरक्षा परिषद में योग्यताएँ देने की बात चल रही है। खैर अभी दिया नहीं किसी को भी, 1965 के बाद अभी किसी देश का नंबर नहीं आया इस पर। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इससे क्वेश्चन मेरे को भैया पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको अलग से मैंने बना के दिया आपको। तो WTO, विश्व व्यापार संगठन, 1995 से पहले इसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान में 164 सदस्य हैं 2016 के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार के नियम कायदे हैं उनको तय करने का काम किसका होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व व्यापार संगठन का। ये बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। इसके अलावा जो एक आणविक एजेंसी है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। स्थापना 1957 में 57 में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। ये संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ के साथ ये कहता है कि सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देश की जो परमाणु ऊर्जा है उसका प्रयोग सेना में तो नहीं करना चाहिए। सेना के लिए अलग होना चाहिए और देश की तरक्की के लिए अलग होना चाहिए। ये इस संगठन की मान्यता है। इस संगठन का जो अधिकारी होता है वो लगातार कोशिश करता है कि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। ठीक है, इसका ये इसलिए इसको बनाया गया था 1957 में 57 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांत क्या हैं जी भाई? देखो, सार्वभौमिकता होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी देश है, कहीं पर भी है, उसको ज़रूरत है तो ये उसकी मदद करेगा। समानता के सिद्धांत का पालन करेगा। सद्भावना, भैया इज्जत होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए देशों में। ठीक है। शांतिपूर्ण विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है। बल प्रयोग की जगह क्या होना चाहिए भैया? वार्ता की बात होनी चाहिए। बल प्रयोग नहीं करना चाहिए हर जगह, और उचित हो जाए तो करना चाहिए, खैर वो अलग चीज़ है। सहायता का सिद्धांत, हमेशा एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ये मुख्य सिद्धांत है किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के, आधारभूत चीज़ है। आगे, सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की आवश्यकता क्यों है? सुरक्षा परिषद आपको पता है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है देशों को? कुछ कारण है आपके सामने है। पहली चीज़ है, ये माना जा रहा है कि जो सुरक्षा परिषद है, जिस व्यवस्था के लिए इसको बनाया गया था, राजनीतिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी मतलब नहीं कर पा रही, प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ कहीं ना कहीं हो रही। क्या पूर्ण रूप से इस बात को हम सहमत नहीं करते। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों व हितों की प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य तौर पर ये पश्चिमी देशों के हितों की बात ज़्यादा करते हैं। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं। हाँ, ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि आज के समय में बराबर का दर्जा हर एक देश को इसमें नहीं, क्योंकि 5 ही क्या है इसके स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं इसके फैसलों पर चंद देशों का दबदबा, विशेषकर उन देशों का जो यूएनओ के बजट में अधिक योगदान देते हैं, जैसे अमेरिका सर्वोपरि बजट देने में। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के समकालीन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत से परिवर्तन आ गए। देखो, जब ये संगठन स्थापित हुआ यूएनओ, और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस स्थिति को देखते हुए भी यूएनओ में क्या होना, परिवर्तन करना, सुधार करना और सुरक्षा परिषद में बदलाव करना बहुत अनिवार्य हो चुका है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में प्रासंगिक बनाने के उपाय। एक ध्रुवीय विश्व मतलब अमेरिका के सामने ये प्रासंगिक कैसे? पहली चीज़, शांति स्थापना करने के लिए एक आयोग के रूप में काम करता है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की बात की जा रही है। ठीक है। मानवाधिकार आज मतलब प्रश्न, देखो प्रश्न दोबारा समझिए यहाँ पे ठीक से, थोड़ा समझ नहीं आया आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन सी बातें उपाय करने चाहिए। पहले, शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए। मानव परिषद की स्थापना जो 2009 में हो गई थी। बेसिकली देखो, ये बात कब कही गई थी? 2005 में, जब 60 वर्ष हो गए थे किसको? यूएनओ को। ठीक है। तो तब भारत में नई दिल्ली के अंदर इसका वो कार्यक्रम होता है, उसमें ये बात आगे रखी गई थी। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति भी की गई कि ऐसे विकास के कार्यक्रम होने चाहिए जो सदियों तक चले। एक लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र कोष का गठन कैसे? जिन देशों में लोकतंत्र नहीं, उनको मदद देने के लिए इसका एक फंड तैयार करना चाहिए। आतंकवाद का कोई भी रूप हो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसका हमेशा निंदा की जाएगी। नासिता परिषद को समाप्त किया जाएगा। खैर 1994 में नासिता परिषद को समाप्त कर दिया गया था। यदि कोई देश अपने नागरिकों को मानव अधिकार देने में असफल है तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। अपने नागरिकों पर अत्याचार करता है, वो उससे बचा नहीं पाता, तो विश्व के देश उसे मदद करेंगे। यहाँ पे बात ये की गई थी। अब आगे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के हिसाब से मेरे को लगता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से तैयार करें। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष में आप कैसे समर्थन करेंगे और अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो वो कौन से पक्ष है आपकी तरफ से, वो कौन सी चीज़ें हैं जो भारत को यूएनओ की स्थायी सदस्यता दिलाने में मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। चीन के बाद बात करें आबादी की तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। भारत शुरू से ही यूएनओ के सदस्य का हिस्सा रहा है।
यूएनओ का सदस्य रहा स्थापना के समय से। 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था भारत ने। हमेशा से इसने मानवाधिकारों का समर्थन किया। भारत ने हमेशा यूएनओ के बजट में अपना योगदान दिया। भारत का जो बजट में योगदान है 0.8% का है। आगे बात करें इसमें कि भारत हमेशा से विश्व कुटुंब, अहिंसा, शांति, भाईचारा, पारस्परिक सहयोग जैसी चीज़ों का समर्थन करता आ रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों में हमेशा विश्वास बनाए रखा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी हो, प्राकृतिक विपत्तियां हो, हर समय अपना सहयोग दिया है दुनिया में। भारत ने हमेशा ही शीत युद्ध, सैन्य गुटबंदी, युद्धों के परमाणु प्रसार, अस्त्र प्रयोग को काफ़ी विरोध करा है। भारत हमेशा साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है। भारत हमेशा रंगभेद के खिलाफ रहा है। ये चीज़ें भारत को मजबूत बनाती हैं। और भौगोलिक तौर पर देखें, भारत विविधता से भरा हुआ एक देश है जहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये बिंदु ये बताते हैं कि भारत हर रूप से, हर प्रकार से कहीं ना कहीं यूएनओ का स्थायी सदस्य बनने के योग्य है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है कि एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, तो यूएनओ की आज क्षमता क्या है अमेरिका के सामने, या अमेरिका का दबदबा क्या है यूएनओ के अंदर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश का होगा भैया? अमेरिका का होगा। हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बलबूते यूएनओ या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। यूएनओ हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आज सर्वोपरि सबसे ज़्यादा उसमें अधिकार कहीं ना कहीं अमेरिका का आता है। चाहे आप IMF उठा के ले लीजिए, WTO ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, WHO ले लीजिए, कोई भी बड़ी संस्था है उसमें अमेरिका का नाम जरूर रखा जाएगा। अमेरिका की वित्तीय शक्ति बेजोड़ है, मतलब इतना ताकतवर है भाई, इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 पे चलती है। यूएनओ के बजट में अमेरिका का योगदान सर्वोपरि है, सर्वाधिक है। 22% का योगदान अकेले कौन करता है? अमेरिका करता है। अलावा इसके जो अमेरिका है उसी के क्षेत्र के अंदर, उसी की ज़मीन में यूएनओ स्थित है। इसके अलावा यूएनओ में अधिकतर कर्मचारी अमेरिका से ही आते हैं। अगर वो एक दिन हड़ताल पे चलेगा तो यूएनओ का कामकाज ठप हो सकता है। आगे बात करेंगे इस वाले चैप्टर में कि और भी कुछ पॉइंट है जो बताते हैं कि अमेरिका के पास वीटो शक्ति है, जिससे वह किसी भी प्रस्ताव पे रोक लगा सकता है। वो तो बात ही रही कि भाई अमेरिका के पास ज़मीन में है, उसकी ज़मीन में है, उसका फाइनेंस, उसकी पर्सनल चीज़ है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम ये देखते हैं कि अमेरिका क्या है, यूएनओ के अंदर परमानेंट मेंबर भी है, उसके पास वीटो शक्ति है और वो किसी प्रस्ताव पर रोक लगा सकता है। अमेरिका की ताकत और निषेधाधिकार के कारण यूएनओ के जो महासचिव का चुनाव होता है उसमें भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पूरे विश्व में फूट डालता है, जिससे उसकी नीतियों का विरोध रुक जाए, कोई भी देश उसकी नीतियों का विरोध ना करे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये बातें देखने को मिलती है यूएनओ के अंदर। बावजूद इसके भी आज यूएनओ एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं किससे? अमेरिका से। मन कहानी कुछ ऐसी है, अगर आपने घातक मूवी देखी हो, घायल मूवी सनी देओल की बात, कि कातिया होता भाई, कातिया से बात करने की हिम्मत किसी व्यापारी की नहीं होती, लेकिन बाद में एक व्यक्ति आता है जो कातिया के पास जाके बात करने को तैयार होता था। यूएनओ भैया देख लीजिए, यूएनओ एक संगठन है जिसके माध्यम से भैया देखो आप अमेरिका से बातचीत कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसके सामने अपने पक्ष रख सकते हो। वरना किसी भी देश की मजाल क्या जो अमेरिका को झुका सके, अमेरिका से अपनी बात मनवा सके। तो आज यूएनओ की वजह से ही आप कहे माने या ना माने, किंतु यूएनओ के कारण अमेरिका आज दुनिया भर के देशों की बात सुनने को तैयार है। आगे और चलते हैं, इस चैप्टर का जो ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें थी इस चैप्टर के अंदर। तो पहली चीज़, इसमें 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अमेरिका की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। 1965 में सुरक्षा परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ा करके 15 कर दी गई थी। उसमें कुल सदस्य, अस्थायी सदस्य नहीं बल्कि सभी सदस्यों की संख्या कुल मिला के 11 थी, स्थायी और अस्थायी मिला करके, लेकिन 1965 में इसकी संख्या 15 कर दी गई। इसके अलावा दक्षिणी सूडान इसका अंतिम सदस्य है जो 193वां सदस्य है। 14 जुलाई 2001 को इसमें शामिल हुआ। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने में कंपटीशन कर रहे हैं, मतलब उनकी होड़ लगी हुई कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ये बन जाए। 1994 में सामाजिक परिषद को समाप्त कर दिया गया इसका जो, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें हमारा जो अगला चैप्टर भी आगे, इसमें समकालीन विश्व में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर आधारित चैप्टर है,
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता क्या है, सुरक्षा का मतलब क्या है। किसी भी प्रकार के किसी प्रकार के भय या खतरे से मुक्ति को हम क्या कह सकते हैं, सुरक्षा मान सकते हैं। किसी भी देश में सैन्य जब हमला होता है तो हम किस प्रकार से, मतलब किसी देश में जब सैन्य हमला होता है उससे उस देश को क्या क्या खतरे महसूस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब किसी देश को सैन्य हमला होता है तो उसे निम्न प्रकार के खतरे देखते हैं। पहला है देश की संप्रभुता का खतरा। देश की संप्रभुता के खतरा कैसे, संप्रभुता का मतलब होता है आपकी रेपुटेशन, आपकी रिकॉग्निशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनी हुई, आपकी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है, आपकी संप्रभुता को प्रकट करती है। आपके पास जो शक्तियाँ हैं वो सारी चीज़ें आपकी संप्रभुता के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यदि कोई देश आप पर हमला कर देगा तो आपकी शक्तियाँ वहाँ पे कम हो जाती हैं, तो आपकी संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। देश की अखंडता का खतरा हो जाता है। देश टूट सकता है युद्ध के कारण, हमले के कारण। देश की स्वतंत्रता को खतरा, हम स्वतंत्रपूर्ण तरीके से रह नहीं पाएंगे, और वहाँ के सबसे ज़्यादा जो आम नागरिक होते हैं उनके जीवन को खतरा बना रहता है। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जो कि सैन्य हमले के दौरान खतरा बन के सामने आती हैं। इसके अलावा आतंकवाद क्या है, इसका मतलब बताइए। आतंकवाद का आशय क्या है, ये प्रश्न है। उत्तर क्या है इसका, किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक खून खराबा तथा नागरिक नागरिक हिंसा करना आतंकवाद कहलाता है। मतलब आतंकवाद का अर्थ क्या है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या कोई समूह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीतिक खून खराबा करता है तो इसे हम आतंकवाद का नाम दे सकते हैं। किसी देश के युद्ध की धमकी मिलने पर उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं, क्या क्या ऑप्शन होंगे उसके पास, वो बताइए। प्रश्न आपके सामने है। उत्तर ये देखिए कि उत्तर इसका जो बनता है, बुनियादी स्तर पर किसी देश के सामने युद्ध की स्थिति में केवल 3 उपाय यहाँ पे देखने को मिले। खैर और भी उपाय होते हैं लेकिन आपके चैप्टर में 3 बताए गए हैं। पहली चीज़ है सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। आपको पता है युद्ध करने वाला सामने वाला देश बहुत ताकतवर है, आप सामना नहीं कर सकते हो, तो आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए। या कर सकते हैं सामना, तो क्या करिए आप लोग, अवरोध कर सकते हैं। क्या करते हैं भाई, कोई देश अवरोध की नीति अपना सकता है। इस नीति के तहत युद्ध की आशंका को रोका जाता है। अपने शक्तियों का अति प्रदर्शन, ताकि शत्रु क्या है, शत्रु भय से ही अपना युद्ध रोक दे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अमेरिका, सॉरी, वो पाकिस्तान हमला करने वाला है। अब पाकिस्तान हमला करने वाले, उससे पहले आपने इतने विमान उड़ा लिए, मतलब आप प्रैक्टिस करने लगे, विमान उड़ाए आपने, हथियार चलाने शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान देख देख के डर जाएगा, अरे बाप रे इतने हथियार। तो वो अवरोध पैदा हो जाएगा, वो हमला करेगा ही नहीं आप ये सोच करके कि इसके पास काफ़ी सारी शक्ति है। अंत में आपके पास जब नहीं होता कुछ भी उपाय, तो आपके पास बचता है डिफेंस करना, अपनी रक्षा करना। मतलब उससे अब लड़ना पड़ेगा अंत में जाकर के, ठीक है। उससे लड़िए, उसके युद्ध को समाप्त करिए, तब जाकर सुरक्षित आप रह सकते हो। तो ये विकल्प होते हैं किसी भी देश के पास युद्ध की धमकी मिलने के बाद। आगे चले अगले प्रश्न पे, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी लगा लेते हैं स्टार। इसमें से देखो सारी तो शायद ना आए, लेकिन एक दो जरूर पूछ लेते हैं। डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कब कब ये संधियाँ हुई थी, कि निःशस्त्रीकरण से संबंधित कौन कौन से संधियाँ हुई थी, उनको समझाना है। तो पहली चीज़ है BWC, जैविक हथियार संधि। जैविक हथियार ऐसे हथियार होते हैं जो पर्यावरण में हवा या पानी के माध्यम से नुकसान पहुंचा। जैविक हथियार मतलब बायोलॉजिकल वीपन्स, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जो छोड़ दिए जाते हैं, ये चीज़। अगर आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी, क्रिस 3 में, किस तरीके से वो होते हैं बायो वीपन्स, जहाँ पे पानी में या हवा में जो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं लोगों को बहुत नुकसान देती है। तो ऐसे वीपन को रोकने के लिए 1972 में 155 देशों ने क्या की, इस चीज़ पर रोक लगा दी। रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है आई थिंक ये, आप हिंदी में याद रखिए। रासायनिक हथियार संधि 1992 में हुई थी। 181 देशों ने रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने की बात की थी। ABM तीसरी हमारी है, एंटी प्लास्टिक मिसाइल संधि, जिसमें जो ये मिसाइलें होती हैं उनके भंडार में कमी करने की बात की गई। चौथा है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट, जो भी घातक हथियार है जो कि हमला करने पे बहुत नुकसान करते हैं। खैर कोई भी हथियार ऐसा नहीं होता जो हमला करने पे नुकसान ना करे, तो मुख्य तौर पर जो बहुत बड़े स्तर के जो हथियार है उनकी संख्या कम से कम हो। सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, ऐसे हथियारों को लिमिटेड करना चाहिए। ऐसे हथियारों को क्या करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। तो 1992 में इस पर हस्ताक्षर हुई, इस पर संधि हुई, ठीक है। ये संधि तब आई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो मानता हूँ इस वाली संधि को, छठी वाली को, NPT, क्योंकि भारत के पक्ष की बात यहाँ पे रखी जाती है। 1968 में ये संधि हुई, और बात इसमें थी कि 1967 के बाद कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये संधि, इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता था। भेदभावपूर्ण इसलिए मानता था कि भारत ने उस समय तक परमाणु हथियार नहीं बनाया था। आप भेदभावपूर्ण है भी इसलिए क्योंकि जो देश परमाणु संपन्न हो चुके हैं वो देश क्या करेंगे भैया, कभी भी दूसरे देशों को डरा सकते हैं परमाणु की वजह से। तो ये संधि अपने आप में भेदभावपूर्ण थी, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करे थे, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाती है।
अब इम्पोर्टेंटली इस चैप्टर के अंदर जो देखा जाए सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा और अपरंपरागत अवधारणा क्या होती है, अंतर के तौर पे भी आ जाता है पेपर में। तो पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है? देखो, मुख्य तौर पर ऐसी सुरक्षा की अवधारणा जो पहले से चली आ रही है कि एक देश की सुरक्षा किन किन चीज़ों से बिगड़ सकती है। भाई, कोई हमला होगा बाहर से, चाहे वह देश के अंदर के लोग हमला करें या बाहर के लोग हमला करें, ये चीज़ होगी भैया, ये पारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा है। लिखा क्या है? पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में आंतरिक व बाह्य सैन्य खतरे शामिल होते हैं, जबकि अपारंपरिक में नए खतरे आते हैं जो आज के समय में उत्पन्न हुए, जिसमें अपारंपरिक सुरक्षा में मानवता की रक्षा और विश्व रक्षा शामिल है। पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य खतरे से निपटने के लिए शक्ति संतुलन, सैन्य गठबंधन, अस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण, आपसी विश्वास बहाली जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं, क्षेत्रीय वैश्विक संगठन आदि बना सकते हैं। ये चीज़ें होगी हमारी क्या है? अपारंपरिक। तो मुख्य तौर पर ये अंतर दोनों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, परंपरागत सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं आपके सामने? तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है अपनी शक्तियों को पड़ोसी देश के बराबर या उसके अधिक स्तर तक विकसित कर लेना। दूसरा, आप पे हमला नहीं करेगा। दूसरा है, अगर आप कमज़ोर हैं, आपका संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं है, आप ज़्यादा अच्छे देश नहीं, तो किसी भी संगठन में शामिल हो जाइए, सैनिक संगठन में। तो आप वो देशों के साथ सेना में शामिल होने का मतलब है वो देश की सेनाएँ आपके साथ शामिल हो जाएँगी। जैसे कि नाटो है, नाटो के विषय में जानते हैं आप लोग, अमेरिका का एक सैन्य संगठन है। इसमें आज बहुत सारे देश शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है इसपे। तो इसमें क्या है, अन्य देशों के साथ जो गठबंधन बना लेंगे आप, तो आप मजबूत हो जाएँगे कहीं न कहीं। इसके अलावा निशस्त्रीकरण मीन्स आप कम से कम हथियार अस्त्र-शस्त्र के रखेंगे, तो अब भाई आशंका किसी को नहीं रहेगी। मान लीजिए आपके पास हथियार नहीं, पड़ोसी के पास हथियार नहीं, तो भाई डर किस बात का? ठीक है। न्याय युद्ध, न्याय युद्ध का मतलब होता है कि आप युद्ध करेंगे केवल अपनी रक्षा के लिए और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए। आपको ये लग रहा है कि भाई दूसरे व्यक्ति को बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप डिफेंस के लिए युद्ध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। तो न्याय युद्ध के तहत आप युद्ध करिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। विश्व बहाली, देश का एक देश का दूसरे देश के प्रति विश्वास की भावना से भी परंपरागत सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो ये चीज़ें वो जो पारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा मानी जाती हैं। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा रणनीतियों में कौन-कौन सी 4 बातें हैं? पहली चीज़ है, भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। आज आवश्यकता है भारत को और भी मजबूत करने की अपनी सेना को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं, संस्थाएँ हैं, उनको और भी मजबूती प्रदान की जानी चाहिए भारत में। अंदरूनी समस्याओं से निपटना और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये मुख्य बातें हैं जो भारतीय राजनीतिक के 4 घटक है। भारतीय सुरक्षा नीति को और मजबूत करने की बात चल रही है। हमारे पास आगे इस बुक का अगला अध्याय जो कि है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। मुख्य तौर पे ये चैप्टर किस तरीके से पर्यावरण को लेकर के कौन-कौन से संधियाँ हुई थी और किस प्रकार से कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हुए पर्यावरण को बचाने को लेकर के। तो पहला प्रश्न इसके सामने है, पानी के बँटवारे को लेकर के किन देशों के बीच संघर्ष हुआ? इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, ये देश ऐसे हैं जहाँ पे पानी के बँटवारे को लेकर के झगड़ा हुआ। इसके अलावा और भी देश हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं भारत पाकिस्तान हो गया, कई बार विवाद होता है, ये झगड़ा नहीं हुआ है बड़े स्तर पे, ठीक है? बातचीत तो हमेशा होती है। मूलवासियों के विश्वव्यापी संगठन का नाम बताइए। इसके लिए जो मूलवासियों के लिए काम करता है उसका नाम है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। ये क्या एक संगठन है जो कि मूलवासियों के लिए काम करता है। भारत का पहला बांध विरोधी आंदोलन कब और कहाँ पर हुआ? तो ये 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की फ्रैंकलिन नदी तथा इसका वन क्षेत्र बचाने के लिए 1980 में हुआ था। ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर छूट दी गई थी। तो ये जो 2 देश हैं वो है अमेरिका और चाइना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या नीति अपनाई है? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, दुनिया में भारत विश्व का पहला देश है जिसने अक्षय ऊर्जा विकास के लिए अपना मंत्रालय स्थापित किया हुआ है। दूसरा पॉइंट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण उद्यम में भागीदारी, मतलब भारत के अंदर भी ऐसे आंदोलन हुए जो दुनिया भर में पर्यावरण बचाने को लेकर जाने जाते हैं। एपिको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया। ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पर्यावरण संरक्षण की बात को आगे रखते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 भारत में नीति अपनाई गई थी। इसके अलावा पुनर्नवीकृत ऊर्जा प्रयोग को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। ऐसे ऊर्जा के तरीके जो कि बार बार प्रयोग किए जा सके, इसको बढ़ावा दिया गया था। इसमें भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में एनजीटी, नेशनल ग्रीन अथॉरिटी जैसे एनजीटी जैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के एक समझौता था, एक समिट थी, इस पे भारत ने 2002 में साइन करे थे।
जो कि बताता है भारत पर्यावरण को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया भारत ने। राज्य प्रदूषण नियंत्रण का बोर्ड पर भी भारत ने क्या किया, स्थापना करी है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, ताकि स्टेट में क्या हो, पर्यावरण जो आप देखते हैं ना कि जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है उसके लिए एक पॉल्यूशन पेपर बनवाना पड़ता है, तो वो इसी बोर्ड के तहत आता है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर ये जो चीज़ें हैं ये बताती है भारत पर्यावरण को लेकर के काफ़ी सचेत है, काफ़ी उसको सुरक्षित रखना चाहता है, संरक्षित रखना चाहता है। ठीक है, अगली आगे जो चीज़ है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, मूलवासी कौन होते हैं, उनकी मुख्य मांगे क्या क्या है। मूलवासी विशेषकर वो लोग होते हैं जो कि बहुत पहले से किसी स्थान पे रहते रहते आए हों, लेकिन बाद में दूसरे देश के लोगों ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया, अपने अधीन कर लिया, ऐसे लोगों को हम मूलवासी कहते हैं। ठीक है, मूलवासी अपना जीवन अपने सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के आधार पर बिताते हैं। अब क्या हुआ, 1975 में मूलवासियों का एक संगठन बना जिसका नाम था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। ठीक है, 1980 में इसने सरकार के सामने अपनी मांग रख ली थी। वो था मूलवासियों को एक कौम के रूप में मान्यता देनी चाहिए, मतलब समाज का एक हिस्सा माना माना जाना चाहिए। ठीक है, किसको, मूलवासियों को। दूसरा, अन्य वर्गों के साथ जैसा समानता का व्यवहार होता है हमारे साथ भी वैसा व्यवहार होना चाहिए, इनकी मांग थी। तीसरा है, अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार इन व्यक्तियों को होना चाहिए। चौथी जो मांग थी कि अपने स्थान जिन स्तर पर रहते हैं, जो उत्पाद इनके पास है उनके मालिक ये खुद होंगे। विकास के कारण इनको विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा होता है कि इन व्यक्तियों को, विचारों को के डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे बांध बनाना है, यहाँ पे जंगल हटाकर कुछ विकास का कार्यक्रम करना है, इस नाम पे बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों को विस्थापित किया जाता है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं कि साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से आपका क्या अर्थ है। मतलब इस वाले टॉपिक की अगर बात करें, ये प्रश्न आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर है या AR के क्वेश्चन में आ चुका है, तो भी इसको तो मैं फिर से कहूँगा आप इसको भी स्टार कर लीजिए। ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए किस तरीके से प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों, इसका क्या अर्थ है और हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के देखिए, हम मान लेते हैं अर्थ में 2 हिस्से, एक उत्तरी हिस्सा, एक दक्षिणी हिस्सा। तो दोनों देशों की क्या राय है आपस में, ठीक है जी। ये देश क्या राय रखते हैं, वो देश क्या राय रखते हैं, तो बात करते हैं। देखो, पर्यावरण सबका है, पर्यावरण में सबका अधिकार है। तो भैया देखो, ये चीज़ साझी है, सबकी है, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग कैसे है। किसी ने इसको ज़्यादा यूज़ करा, किसी ने इसको कम यूज़ करा, किसी ने इसको ज़्यादा प्रदूषित करा, किसी ने इसको कम प्रदूषित करा, तो जिम्मेदारी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के बात बताई गई है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के मध्य रवैये काफ़ी अलग अलग हैं। विकसित देश का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर हर किसी देश की जिम्मेदारी समान होनी चाहिए, कि भाई सब पर्यावरण सबका है, तो सभी मिलकर के क्या करें, अपना योगदान दें। लेकिन दक्षिण के जो विकासशील देश तर्क देते हैं कि संसार की पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों ने दिया, भैया क्योंकि वो औद्योगिक विकास कर चुके हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो दक्षिण देश कहते हैं कि भैया इन लोगों को ज़्यादा अपना रोल पे करना चाहिए। ठीक है, विश्व पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण मानवता सभ्यता खतरे में पड़ गई है। इस वजह से पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है आज के समय में, क्योंकि जो विकासशील देश है वो अपना विकास कर रहे हैं, और जबकि और जो विकसित देश अपना विकास कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि भैया जो देश ज़्यादा उपयोग करे तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हुई। तो उसको लेकर के 1992 में सम्मेलन हुआ था, उसी में ये बात की गई थी कि क्या हुआ, क्या बात मानी गई थी कि साझी साझी है परंतु जिम्मेदारी सबकी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात पर, ये बात यहाँ पे मुख्य तौर पर प्रश्न बनकर आपके सामने आई है। अगला प्रश्न है, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के विभिन्न कौन कौन से विषय हैं, उन पर चर्चा करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ इसमें घटता कृषि योग्य क्षेत्र है, जिससे घटती कृषि भूमि की उर्वरता। अब कृषि के लिए ज़मीनें कम है और उस पर क्या है, कृषि की जो उपजाऊ क्षमता वो भी कम होती जा रही, क्यों, जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये स्थिति पैदा होती जाएगी, खाने की कमी देखने को मिल सकती है। घटते मत्स्य भंडार, जल प्रदूषण के कारण जल की कमी। अब मछलियों का भंडार भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जनसंख्या इतना ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रही है, मछलियाँ खा रही है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, जल प्रदूषण कराते हैं वहाँ पे, और पीने वाले पानी की कमी आज विश्व में देखी जा रही कई देशों के अंदर। इसके अलावा घटते जल स्रोत तथा अनाज उत्पादन और प्रदूषण के कारण, ठीक है, जल प्रदूषित हो रहा है, आज केमिकल डाला जा रहा है खेतों में, अनाज प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा घटते वनों से जैव विविधता को हानि हो रही, प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं। आज के समय में जब जंगल काटे जाते हैं तो वहाँ रहने वाली जितनी भी आबादियाँ होती हैं वहाँ से विस्थापित हो जाती है, कुछ प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं जंगल ना होने की वजह से। घटते समुद्र पर्यावरण की गुणवत्ता, तटीय इलाकों पे मनुष्यों की सघन बसावट। आज के समय पे देखो, तटीय इलाकों पे जाओगे केरला वगैरह, उसके किनारे लोगों ने घर बना रखे हैं बिजनेस करने के लिए। मतलब वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनको सामान वामान बेचने के लिए बहुत सारी दुकानें देखते हो आप लोग, किसी भी बीच के किनारे देखो, जाओगे तो आप, पता चलेगा आपको।
तो इस प्रकार से वहाँ पे प्रदूषण बढ़ा समुद्र के किनारों किनारों पर। बढ़ती वैश्विक तापमान के कारण बढ़ता जल समुद्र, देखो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, मैं मानता हूँ इस बात को कि जैसे जैसे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं अंटार्कटिका जैसे, हिमालय जैसी, वो चीज़ें पिघल पिघल के ज़मीन पे आती है और वो समुद्र के जल स्तर को बढ़ावा देती है। इसके अलावा ओजोन परत पे छेद होना, देखो ओजोन एक सुरक्षा परत है अर्थ के लिए, भारत के लिए नहीं, सॉरी, पृथ्वी के लिए। वो क्या कहती है, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको अवशोषित कर लेती है और मनुष्य, मतलब ज़मीन पे रहने वाले प्राणियों पर कोई नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन अगर ओजोन खराब हो जाएगी और ओजोन नष्ट हो जाएगी तो जो पृथ्वी पे मनुष्य है उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और मनुष्य जीवन के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है। इसके अलावा है साझी संपदा की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन-कौन सी घोषणाएँ की गई हैं, कौन-कौन सी संधियाँ की गई, कौन-कौन सी सहमति की गई, प्रश्न कुछ भी हो, आंसर आपके सामने है। साझी संपदा की सुरक्षा के लिए संबंध स्थापित किए गए हैं, 3 मुख्य प्रयास यहाँ पे दिखे गए हैं आपका। पहला है रियो घोषणा पत्र, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उस पे हस्ताक्षर किया गया कि धरती की पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों आपस में सहयोग करेंगे। यूएनएफसीसीसी, ठीक है, एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन, अ ये क्लाइमेट को लेकर के था ये प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म आप चैप्टर में जाके पढ़ लेना थोड़ा सा। तो 1992 में ये प्रोग्राम आया था, इस संधि को स्वीकार किया गया था। ये मुख्य तौर पर जो जलवायु परिवर्तन को लेकर किया गया था। क्षमता के अनुरूप पर्यावरण को अवश्य से अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी को निभा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो देश हैं, जो भी देश हैं, अगर वो देश क्या करेंगे भैया कि देखो सब देश इक्वल तो काम नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्तर पर जितना भी बनता है वो पर्यावरण बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको बचाने के लिए कुछ भी जितना भी प्रयास उनसे होता है वो करे। तो इसमें यही चीज़ कही गई थी कि भले ही जिम्मेदारी अलग अलग निभाएं लेकिन सभी देश साझे तौर पर इसके लिए काम करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है। इसके तहत औद्योगिक के लिए एक ये सीमा तय कर दी गई, कोई भी देश कितना ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करेगा, ठीक है, और कम से कम देश क्या करेंगे, ग्रीन हाउस उत्सर्जन करेंगे, और इसी में भारत और चीन को थोड़ी सी छूट दी गई थी इसी में। ठीक है, ओके। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से समझौते हुए थे? एक 1959 में अंटार्कटिका संधि हुई थी, 1987 में मॉन्ट्रियल संधि हुई थी, 1991 में अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल हुआ था, एंड 97 के अंदर 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये 4 आपको याद रखने हो सकता है ये मैचिंग में आए एक बार कि डेट वाइज़ आपको मैच करना है, या आप क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है आपका, उस पे भी आता है। ठीक है? कि कालक्रम अनुसार लिखिए। अगला प्रश्न है टिकाऊ विकास क्या होता है और इसको कैसे लागू किया जा सकता है? देखो टिकाऊ विकास जो कि लंबे समय तक चले। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ऐसे करना कि वर्तमान पीढ़ी तो आज उसका प्रयोग करे एंड साथ के साथ भविष्य की पीढ़ियाँ भी कर ले। यह विकास की ऐसी गतिविधियाँ करना जो कि मौजूदा समय में लाभ तो दे लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ हो। इसे हम धारणीय विकास भी कहते हैं, अक्षय विकास भी कहते हैं, सतत विकास भी कहते हैं, कई सारे नाम। ठीक है, अब इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहली चीज़ है, इसमें आवश्यकता में कमी करनी चाहिए, हमें अपरिग्रह की होनी चाहिए भैया कि हमारी आवश्यकता लिमिटेड होगी तो सभी की आवश्यकता लिमिटेड हो जाए, अगर हो जाएंगी तो सभी को क्या संतुष्टि आ जाएगी व्यक्ति के अंदर। दूसरा है आवश्यकता के हिसाब से उत्पादन करना, जितनी ज़रूरत है उतना ही उत्पादन करेंगे, ज़मीन पर लोड नहीं बढ़ेगा, पृथ्वी पर इसका बोझ नहीं बढ़ेगा। प्राकृतिक से अस्तित्व की भावना, देखो प्रकृति से हमें और हमसे प्रकृति दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं पौधों से और पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित और पूर्ण प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित और पूर्ण प्रयोग करना, ये क्या है हमारे लिए भैया महत्वपूर्ण। इस प्रकार से हम अक्षय विकास को लागू कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए किन किन संसाधनों को लेकर के भू राजनीति होती है, या तेल भंडार को लेकर के, खनिज पदार्थों को लेकर के, लकड़ी को लेकर के और पानी को लेकर के भू राजनीति तेजी से हो रही है दुनिया के देशों के अंदर। बात आती है 1970। 1970 के दशक से विश्व में पर्यावरण आंदोलन क्यों तेजी से बढ़ रहा है? क्या कारण 1970 के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया भर में आंदोलन छिड़ रहे हैं? पहली चीज़ है कि 1970 के बाद हुआ ये है कि तेजी से प्रदूषण बढ़ा है, तो लोगों को पता चला कि हाँ पर्यावरण बचाना चाहिए। दूसरा, वनों की कटाई इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों को डर लगने लगा कि वन जड़ से खत्म ना हो जाए, इसलिए भी ये आंदोलन बढ़े हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित हो चुका है। संसाधनों का आज भैया देखो आवश्यकता के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रयोग का स्तर क्या काफ़ी स्वार्थपूर्ण हो गया, जितना मिल रहा है आने दो, ये स्थिति पैदा हो गई। विकास परियोजनाओं के दुष्प्रभाव, जो विकास के नाम पे परियोजनाएं होती है बांध बनाने को लेकर के या जंगल को साफ करके वहाँ पे कोई प्लांट लगाने को लेकर के, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण, काफ़ी उसके परिणाम नतीजे बुरे आते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये वाली जो पीडीएफ मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ये वाला जो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसके जो बचा हुआ एक चैप्टर है 7वां और दूसरी बुक का पहला और दूसरा चैप्टर, आपको हम एक काम करते हैं दूसरी वाली वीडियो के अंदर देख लेंगे। उसका लिंक आप जाओ डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उस वाली वीडियो को भी देखो और कंप्लीट आपका टर्म 1 का सिलेबस इस वाली पीडीएफ के माध्यम से पूरा आपको कराया जाएगा। ठीक है।